हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी बच्चों का वापस से आज मेरे साथ में, जहां हम समझने वाले हैं कि बेसिकली तूफान और चक्रवात आने के पीछे मेन कारण क्या होता है। तो हाँ जी बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, पिछले पार्ट में, कि किस प्रकार से पवन का निर्माण होता है और मानसून हमारे भारत में आता है और बाकी जगह पर भी सेम मानसून आता है। नो डाउट बच्चों, सभी पे वर्षा लाने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी थी कि किस प्रकार से हमारी गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है, ठंडी होती है, और बच्चों उसके जगह पे ठंडी वायु उस गर्म वायु का खालिस्तान जो है उसको लेती है और ये चक्र चलते जाता है। तो ये चीजें हम लोग देख चुके हैं हमारे पिछले कुछ भागों में। आज हमको मेनली ये जानना है कि भाई अगर तूफान बनता है, तूफान का निर्माण होता है जिसमें आपके घर उड़ जाते हैं, घर की छतें उड़ जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के खंभे तार सब टूट जाते हैं और भयंकर की बच्चों बिजली कड़कती है, तो ये ऐसे तूफानों के पीछे मुख्य रीजन या मेन कारण क्या होता है ना। ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों कि इन सब के पीछे जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है, वो कुछ और नहीं है, वह है आपके वायुदाब का अंतर। जी बच्चों, आप लोग जो बड़े बड़े तूफान देखते हो, जो बिजलियां कड़कती है, जो भी बारिश होती है, जो बाढ़ तक ला देती है, ये अजीबोगरीब जो प्रकार का मौसम होता है, ये बेसिकली कुछ और नहीं, इसे हम लोग कहते हैं तूफान। तो बेसिक सी बात है, अब हम जानेंगे तूफान क्या होता है। हाँ जी बच्चों, आज की जो मेन क्लास है इसमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि तूफान का जनरेशन यानी तूफान कैसे बनता है। अगर आपने एक बार ही तूफान समझ लिया कि तूफान कैसे बनता है, आप बच्चों जान जाओगे कि चक्रवातों का निर्माण कैसे होता है। दोनों बहुत आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये छोटा भाई है तो वो बड़ा भाई है, ठीक है। तो छोटे भाई को समझ लोगे तो भाई उसके बड़े भाई को ऑटोमेटिकली जान जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, है ना। सबसे पहली चीज, जब भी तूफान आता है तब बहुत तेजी से बारिश होती है, बहुत बिजली कड़कड़ाती है, तेज हवा चलती है और बादल गरजते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने बहुत बारी नोटिस किया, बहुत बारी देखी है, नो डाउट। तो बच्चों बादल का गरजना, पानी का गिरना, हवाओं का चलना और बिजली कड़कना सब आपस में रिलेटेड है और इनके पीछे सिर्फ एक रीजन है जो हम बच्चों पिछले 3 भागों में पढ़ चुके हैं और वो है वायु दाब। जी बच्चों, वायु दाब ही होता है हमारी पृथ्वी पर तूफान चक्रवात का मेन कारण या मेन रीजन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक कि बच्चों तूफान का जनरेशन या तूफान का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहली बात बच्चों, तड़ित झंझा हमारे यहाँ पर बहुत आता है, स्पेशली गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मेनली मोस्टली सबसे ज्यादा आता है। नो डाउट बच्चों कि तड़ित झंझा ऐसी जगहों पर आएगा जहां पे नमी होती है, नो डाउट। इसमें आई थिंक सो बच्चों किसी को कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। इट्स सिंपल, नो डाउट बच्चों कि जब हमारे यहाँ पे बेटा गर्म इलाके होते हैं तो गर्म इलाके या गर्म क्षेत्रों का मेन कारण क्या होता है बेटा। गर्म क्षेत्रों में एक सिंपल सा लॉजिक है कि मान लीजिए ये हमारी जमीनी सतह है, ठीक है। इस सतह के ऊपर गर्म क्षेत्र है, ऊपर से यहाँ पर क्या है, आर्द्रता भी है और नमी भी है। तो आर्द्रता है बच्चों, तो आपको पता है कि नमी है और चूंकि गर्म क्षेत्र है, अरे नमी है यानी कि क्या है, यहाँ पर बहुत सारी आर्द्रता है, बोले तो पानी की बूंदे, जलवाष्प होगी, है ना। नमी सिंपल सी बात है, एक चीज बताती है कि यहाँ पर जलवाष्प होगी। तो बच्चों क्या होता है कि गर्म क्षेत्र है, ऊपर से नमी है यानी कि पानी वाला इलाका है ना, हमेशा वायुमंडल में आर्द्रता बनी रहती है। तो इन गर्म इलाकों का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इन गर्म इलाकों में जो नमी है बच्चों, इन गर्म क्षेत्रों की कहाँ चली जाती है, ये क्षेत्रों की नमी
चली जाती है बच्चों भाप बन के वायु के साथ में। चूंकि वायु गर्म होगी तो गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। तो यह रही आप लोगों की गर्म वायु, जो कि कहाँ उठ रही है, ऊपर की ओर। गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठेगी। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है और हल्की वायु हमेशा ऊपर जाएगी। और इस गर्म वायु का स्थान घेरने के लिए आती है ठंडी वायु, जो कि आसपास के इलाकों में रहती है। तो इनकी जगह पर आती है ठंडी वायु। ऑब्वियस सी बात है भाई, ठंडी वायु जो होती है वो क्या करेगी, स्थान घेरेगी, जगह घेरेगी, तो ठंडी वायु प्रवाह होगा। पर अब जरा किस्सा सुनो। तो हमने ये सीखा था कि गर्म वायु जब ऊपर जाएंगी हल्की होकर के, तो ठंडी वायु जगह घेरती है, तो यहाँ पे चलती है पवन। ये केस है पवन का, है ना, नंबर 1 केस है, इसको हम लोग बोल देते हैं। और ये केस है पवन का। इसमें कब चलती बेटा, यहाँ पर पवन चलेगी। गर्म वायु यानी कि हल्की वायु, और हल्की वायु का मतलब क्या है बच्चों, हल्की या गर्म वायु, इसका मतलब है कम वायु दाब का क्षेत्र, है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, कम वायु दाब का क्षेत्र बना लिया इन लोगों ने यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास में गर्म वायु ऊपर उठ गई, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में वायु का जो कण है वो कम हो जाता है, और वायु के कण अगर कम हो गए तो वहां पे दाब भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कम दाब का क्षेत्र। अगल बगल कैसा होगा, अब भाई जहां की वायु गर्म है वहां तो कम वायु दाब क्षेत्र निर्मित हो गया। क्यों? क्योंकि वायु कम है, सिंपल। ठंडी वायु बहुत भरी भरी होती है, ठंडी वायु में कण बहुत पास पास में होते हैं, तो इसके कारण ये कैसी होती है, भारी होती है। भारी बोले तो सिंपल सी बात है, अधिक वायु दाब का क्षेत्र। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अधिक दाब का क्षेत्र। ठीक है, चलो, तो भाई ये हो गया आपका अधिक दाब वाला क्षेत्र। नो डाउट आप सभी को पता है ये क्या हो जाएगा, अधिक दाब का क्षेत्र हो जाएगा। अब सुनो, अब क्या होता है, ये तो तब की बात है जब पवन चलती है। तो पवन चल गई, अब हमको लाना है तड़ित झंझा, बोले तो तूफान लेकर आना है। तो तूफान को बनने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, यानी कि हमारे वातावरण में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब बच्चों ये गर्म वायु नमी के साथ ऊपर जाएगी। जी बच्चों, आपको पता है अगर पानी गर्म होगा तो वो भाप बनेगा, और वो भाप बन के ऊपर जाएगा। अरे भाई, जो हमारी गर्म वायु है उसके साथ में ये बच्चों वायु, ये वाली वायु यानी कि जो जलवाष्प है या भाप है बच्चों, वो भी तो ऊपर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अब भाप ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो भाप क्या कर रही है, भाप ऊपर की ओर जा रही है। अब भाप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी बेटा, ऊंचाई बढ़ने पर हमारा वायुमंडल ठंडा होता है, कम होता है तापमान। तो ये जो गर्म वायु है ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है, और हमारी भाप में बच्चों संघनन हो जाता है ना। सिंपल सी बात है, हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हम लोग जानते हैं कि जब भी गर्म वायु या गर्म भाप बच्चों ऊपर जाकर ठंडी होगी, या भाप जब भी ठंडी होती है तो उनमें संघनन होता है, और संघनन क्या करता है, बादलों का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बेटा ये जैसे जैसे ऊपर जाती है, अब क्या करेगा, ये बेटा बादलों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे ढेर सारे ऐसे बादल बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या बन गए बेटा, बादल बन गए। अब आप बोलोगे मैम बादलों का हमारे तूफान से क्या रिलेशन। अब जरा ध्यान से सुनो, हमारी गर्म वायु ऊपर उठी, ऊपर होने के बाद ठंडी हुई, ऊपर जाकर के यहाँ पे क्या हुई, ये गर्म वायु पहले ठंडी हो गई। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनो कि क्या होगा। अब गर्म वायु ऊपर उठ रही है, ठंडी हो रही है, यहाँ ठंडी वायु जगह ले रही है, तो हवा तो चल रही है। अब फिर गर्म वायु ऊपर उठी, ठंडी हुई, तो क्या होगा कि जैसे जैसे वायु ठंडी होते जाएगी हमारी भाप वाली, क्योंकि हमारे माहौल में नमी है, आर्द्रता है, तो गर्म वायु के साथ भाप भी ऊपर जाएगी, और भाप ऊपर उठी तो यहाँ ठंडी होकर बादल बनाएगी। बादल जब बन जाएगा तो बेटा बादल अब धीरे 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 भारी होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वायु बच्चों, बहुत सारी नमी या बहुत सारी पानी के बूंदे इकट्ठा हो चुकी है। बहुत सारी क्या हो चुका बेटा, बहुत सारा भाप जो है वो इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जब ये बादल भारी होने लगेंगे तो अपने बच्चों भारीपन के कारण धीरे धीरे अब ये क्या करेंगे, धीरे 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 जमीन पर बरसना प्रारंभ करेंगे,
हाँ जी बच्चों, अभी क्या हो रहा है, बरस रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या कर रहे हैं, ये बादल नीचे बरस रहे हैं, गर्म वायु ऊपर उठ रही है, ठंडी वायु जगह ले रही है। अब बच्चों इस चक्कर के बीच में क्या होता है कि जब हमारे पास में बच्चों यहाँ पर ये सिंपल सी बात है कि बच्चों बादलों का पानी का गिराना है ना, बादलों का पानी का गिराना, गर्म वायु का ऊपर उठना, ये दोनों चीजें अब साथ में होने लगती है। जरा सोचो, एक ऐसी कंडीशन जहां पर गर्मी तो हो ही रही है, पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा है, बादल बन रहा है, ठंडा हो रहा है, फिर जमीन पर गिर रहा है, तो नीचे से उठती हुई भाप, जलवाष्प और ऊपर से गिरता हुआ पानी, दोनों बच्चों जब आपस में टकराते हैं तो सबसे पहली चीज वहां पर बच्चों क्या होता है कि जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु परस्पर क्रिया से बच्चों बिजली कौनती है, दोनों आपस में टकराते हैं। आपने सुना होगा, दो बादलों के आपस में टकराने से क्या उत्पन्न होता है बच्चों, तड़ित उत्पन्न होती है। तो सेम बच्चों यहां से गर्म वायु यानी कि जलवाष्प ऊपर जा रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है, दोनों चीज आपस में जब टकराएगी तो बच्चों तड़ित यानी कि बिजली का निर्माण होगा। और जब बच्चों ये वायु दाब का क्षेत्र अत्याधिक कम हो जाता है, यानी कि अत्याधिक कम हो जाने के कारण बेटा जब यह क्षेत्र अत्याधिक कम हो जाता है तो अत्याधिक बच्चों कम वायु दाब के क्षेत्र में एक चीज होती है और वो यह है बच्चों कि कम वायु दाब क्या करता है बच्चों, कम वायु दाब का जो क्षेत्र है उसको फिल करने के लिए हमेशा आसपास की ठंडी वायु जगह लेगी। तो इसके कारण बच्चों तेज तेज पवन चलने लगती है, जिसको आप लोग बोलते हो कि झंझा चल रहा है, और ये झंझा बहुत ज्यादा वेग से होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बेटा पवन बहुत हल्की रहेगी, बहुत धीमी रहेगी। जब जब बच्चों ये कम वायुदाब का क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाता है, जितना ज्यादा कम वायुदाब का क्षेत्र उतनी ज्यादा बच्चों क्या होगी, यहाँ पर झंझा उतना ही तेज चलेगा। वायु की स्पीड, पवन का जो गति होता है वो डिपेंड करता है वायुदाब के अंतर को। जितना ज्यादा अंतर यहाँ पर क्रिएट होगा, जितना ज्यादा अधिक वायुदाब कम वायुदाब का क्षेत्र बनेगा बच्चों, उतना ही ज्यादा यहाँ पर तेजी से पवन चलता है और ये प्रोसेस रिपीट होती है, जिसे आप लोग बच्चों बोलते हो त्वरित झंझावात। क्लियर? तो ये होता है बच्चों कब, जब त्वरित या झंझा बनता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैम त्वरित झंझा कैसे बनता है। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, आपको सबको पता है सूरज की गर्मी से हमारा पानी का जो बच्चों जमीन की जल वाष्प है वो उठेगी, वो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा, है ना, क्योंकि वो आसपास की हवा को गर्म कर रहा है। सूरज का जो प्रकाश है वहां से उष्मा लेके हमारे जमीन की सतह की जो भी वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो भी आसपास का पानी है वो भी भाप बन के ऊपर उठेगा, और ऊपर जाने पर ऊंचाई पर हमारे बच्चों वायुमंडल का ताप कम होता है, कम होते जाता है। तो वहां पर अब धीरे 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 पानी क्या करेगा, भाप से अब बेटा वापस से संघनन होगा। संघनन की प्रोसेस में अब वो पानी बादलों के रूप में बनेगा। जब बादल बन जाएंगे तो बादलों के बनने के बाद जब बादल भारी होगा तो वर्षा होगी। अब जब वर्षा हो रही है और नीचे से बच्चों जलवाष्प ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दो बादलों में टक्कर होगी, और टक्कर के कारण बेटा त्वरित झंझा क्रिएट होगा। और जब ये वायुदाब का अंतर बढ़ जाता है तो उतने ही ज्यादा तेजी से झंझा निर्माण होता है। क्लियर? इतनी सी प्रोसेस है। एंड अब बच्चों बारी आती है कि फिर चक्रवात कैसे बनता है। सेम बच्चों रीजन है चक्रवात का, कि चक्रवात का निर्माण अब कैसे होगा। मैम आपने बता दिया त्वरित झंझा कैसे बनता है, लेकिन अब ये बताओ कि चक्रवात कैसे बनता है। चलो बच्चों मैं आपको बोलती हूँ कि आप ऐसे 3 चीजों के बारे में सोचो जहां पे क्या हो रहा है, कम वायुदाब का क्षेत्र, अधिक वायुदाब का क्षेत्र, फिर बच्चों बन रहा है कम दाब का क्षेत्र, और बच्चों फिर उसके बगल में आप लोग लिख लीजिए अधिक वायुदाब का क्षेत्र। अब बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मुझे यहां बताइए कि अगर एक जगह कम वायुदाब का क्षेत्र है, एक जगह अधिक दाब का क्षेत्र है, एक जगह कम दाब का क्षेत्र है और दूसरी जगह अधिक दाब का क्षेत्र है,
ये ऐसे जगह है बच्चों जहां पर कम ज्यादा होते रहता है। कहीं पर होता है ना कि सतह पर कभी कभी बच्चों वायु जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस माहौल की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब बच्चों सोचो कि ऐसे ही कम दाब का क्षेत्र, अधिक दाब का क्षेत्र, कम दाब का क्षेत्र, अधिक दाब का क्षेत्र, ऐसा निर्माण हो गया, है ना। तो मुझे अब एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, एक छोटी सी बात बताओ मुझे कि पवन किस दिशा में जाएगी। सबका उत्तर होगा मैम अधिक वाले से कम दाब की तरफ। इतनी बात तो क्लियर है। सब बोलेंगे मैम अधिक वाले से कम दाब की तरफ क्या होगी हमारी, मैम वायु बहना शुरू हो जाएगी, है ना। अधिक वाले से कम दाब की ओर हमारी वायु जो है वो बहना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों यही तो लॉजिक है आपके चक्रवातों का। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे तड़ी निर्माण हुआ, जैसे झंझा बना, वैसे ही बच्चों सेम चक्रवात बनेगा। अब कैसे बनेगा, चलो आओ इसको थोड़ा सा हम लोग एक बारी अच्छे से क्लियर करते हैं। अब बच्चों आपको सोचना है कि अगेन मान लीजिए ये कोई सतह है ना। मान लो ये कोई सतह है, फिर से सतह है, पानी गर्म हुआ, चलो गर्म पानी होगा। बताओ बच्चों आपके पास में यहाँ पर वायु गर्म हुई, तो गर्म वायु जो है वो ऊपर की ओर उठी। ये क्या है बच्चा, आपकी गर्म वायु। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, सबको पता है भाई, हल्की होती है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल में कम, वायु के कण होते हैं तो ऊपर उठेगी। हल्की है तो हल्की वायु हमेशा ऊपर जाएगी। अरे हल्की चीज ऊपर रहती है, तैरती है ना, बस। सेम बच्चों इसके आसपास क्या करेगा, अब जो भी अगल बगल का हमारे पास में जो भी कह सकते हैं, इसको क्या बोलोगे आप लोग, कि अगर हमारे पास में कोई भी अधिक दाब का क्षेत्र है तो वहां से अब भाई इसकी जगह यानी कि खाली स्थान भरने के लिए ठंडी हवा आएगी। इसमें तो भाई किसी को कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर हमारी ठंडी हवा जो है इस गर्म वायु का रिक्त स्थान भरने के लिए आएगी। अब इतना तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मेरे ख्याल से इतना सबको पता है ना। पर बच्चों सेम बात है कि जब हमारी गर्म वायु ऊपर जाती है तो यहाँ पर बादल बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बादलों का निर्माण होगा। चलो मान लिया यहाँ पर क्या हुआ, बादलों का निर्माण हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, बादल बन गए। तो अब होता क्या है बच्चों, जब बादल बनते हैं और बादल से बारिश होती है ना। अब बादल से क्या होने लगेगी बच्चा, बारिश होने लगती है। तो एक चीज आप लोगों ने नोटिस नहीं करी बेटा, आपको बताती हूँ कि जब हमारे पास में कोई भी सतह पर अगर कोई वस्तु गर्म होती है तो वो उष्मा लेती है, और अगर बच्चों ठंडी होती है तो उष्मा को छोड़ती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। आपको बता देती हूँ, आपको नहीं बताया हो तो, कि जब भी कोई हवा है, चाहे कोई भी वायु का कण है, कोई वस्तु है, अगर वो गर्म हो रही है तो वो उष्मा ग्रहण करती है, और अगर वो ठंडी हो रही है तो उष्मा छोड़ती है। तो जब बच्चों बारिश होती है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बारिश होते टाइम आपके पास में बारिश जब होता है, जब बादल ठंडा होता है, जब बादल भारी हो जाता है, तब बच्चों यहाँ पर क्या होगी, उष्मा जो है वो रिलीज होती है। उष्मा क्या होगी, जब बादल बनेगा, संघनन हुआ, तो उष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। तो बेटा उष्मा यहाँ पर मुक्त हुई। सेम कॉन्सेप्ट है, उष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। लेकिन ये बच्चों आपको जब छोटा मोटा जब चीज होता है, जैसे कि मान लो कि आप बोल रहे हो तड़ी झंझावात, तो यहाँ पे क्या होता है कि वायु दाब का क्षेत्र इतना ज्यादा भी नहीं होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि बच्चों चक्रवात का निर्माण कर सके। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो उष्मा आसपास के माहौल में रिलीज होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब बच्चों चक्रवात आने वाले होते हैं तो उसमें बच्चों ये क्रिएशन यानी जनरेशन होता ही ऐसा है कि जब हमारे पास में भारी वर्षा हो रही है, बादलों से भयंकर पानी गिर रहा है, ऊपर से बच्चों गर्म वायु जो है भाप ले जाकर बादल बनाती है और भयंकर वर्षा हो रही है, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा मुक्त हो जाती है। बिजली कड़कती है तो ऑब्वियस सी बात है पूरे आसपास का माहौल गर्म हो जाता है। तो बेटा इन बादलों के आसपास पूरी की पूरी क्या हो जाती है, गर्म वायु क्रिएट हो जाती है, पूरी की पूरी गर्म वायु जनरेट हो जाती है। अब जैसे ही पूरे चारों इलाकों में गर्म वायु जनरेट हो गई तो अब क्या होगा बच्चों कि ये गर्म वायु पूरे बादलों के आसपास गर्म वायु का क्षेत्र बन जाता है, और बच्चों अंदर क्या होता है आपके पास में, अब जो ठंडी वायु है वो उसका जगह स्थान घेरने की कोशिश करती है, और अब ये प्रोसेस चलते जाती है बच्चों। इसीलिए आपने देखा होगा कि चक्रवात कुछ ऐसे बनते हैं बच्चों।
चक्रवात कुछ इस प्रकार के बनते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ढेर सारी जगह पर बच्चों अब क्या होता है, गर्म वायु ऊपर, नीचे से ठंडी वायु होती है बेटा, और फिर बच्चों बीच में क्या होती है, गर्म वायु ऊपर जाती है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसी आकृति का निर्माण होता है। देखिए, अगल बगल से गर्म वायु ऊपर जाती है और इधर से ठंडी वायु नीचे आती है, और फिर बच्चों बीच में कहीं इसको फिर गर्म वायु ऊपर जा रही है। तो होता यही है बच्चों बेसिकली कि सारे के सारे जो वायु है वो कैसी हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ पर वायु नीचे की ओर आ रही है। सभी लोग देखो बड़े ध्यान से बच्चों। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहता है, और तड़ित का झंझावात से बच्चों चक्रवात का निर्माण हो जाता है। ठीक है सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है, बस बच्चों इतना है कि ये वाली प्रोसेस, कौन सी वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ अभी तड़ित बनी है, झंझा चल रहा है, पवन चल रही है। लेकिन बच्चों जब क्या होता है कि कई बार बहुत ज्यादा आसपास कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है, यानी कि मान लो कि एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। मतलब मान लो एक जगह है जहां पर कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो गया, और कम वायुदाब का मतलब होता है बेटा कि यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर के क्या हो रही है, ये बेटा गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ गर्म वायु। ठीक है, तो अब बेटा ये गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है, तो इस कम वायुदाब के क्षेत्र के आसपास बच्चों क्या होता है, भंवरों के रूप में अब ठंडी हवाएं जो होती है बच्चा, इसका स्थान घेरना शुरू करती है। और जब बच्चों ये स्थान इस प्रकार से घेरना प्रारंभ करती है, तो बच्चों इसी को बोलते हो आप लोग चक्रवात। जो बेसिकली बच्चों सेम कॉन्सेप्ट है कि ठंडी वायु जो होती है वो जगह घेरेगी, गर्म वायु ऊपर उठेगी, ऊपर बच्चों है बादल, और बच्चों ये रहे बादल, और बादलों का बच्चों एक समूह नहीं होता, ऐसे लंबे 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 बादल होते हैं, ढेर बड़े 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 बादल होते हैं। और फिर बच्चों इन बादलों के आसपास फिर यहाँ गर्म वायु, फिर यहाँ ठंडी वायु, फिर यहाँ पे गर्म वायु। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ना, आसपास गर्म वायु, फिर ठंडी वायु, गर्म वायु, ठंडी वायु, और ये प्रोसेस ऐसे ऐसे बच्चों घूमता रहता है, और फिर बच्चों आपके आसपास चक्रवात का निर्माण होता है। आप लोग देख सकते हो बेटा कि ये है हमारे पास में चक्रवात का निर्माण किस प्रकार से हो पा रहा है। आप देख सकते हो ये जो लाल रंग दर्शा रहा है, ये बच्चों बता रहा है कि हमारी गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। तो गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी वायु जगह घेरेगी, स्थान घेरेगी, और ये बच्चों बारिश हो रही है। तो आपको जो बेटा ये तो दिखाई पड़ रहे हैं लाल रंग के निशान, ये आपको बता रहे हैं कि हमारी गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है। और बच्चों ये जो ठंडी वायु है बच्चों, ये क्या करती है, ये प्रेशर क्रिएट करती है, ये जगह लेने की कोशिश करती है, और ये बच्चों बहुत ही खतरनाक तरीके से फिर भवंडर का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों चक्रवात, और इसे कहते हैं चक्रवात की आंख। सभी लोग ध्यान से देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे एक रिक्त स्थान दिखाई पड़ रहा है। ये जो रिक्त स्थान है बच्चों, इसे कहा जाता है आंख। आंख या नेत्र भी कहते हैं। ये नेत्र बड़ी मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर का होता है बेटा, ये है इसका व्यास। जबकि ये जो चक्रवात है पूरा लगभग बेटा ये 150 किलोमीटर का होता है। ये 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का लंबा हो सकता है। तो ये बच्चों आपके चक्रवात जो है समुद्रों में जनरली बनते हैं। कहाँ बनते हैं? समुद्रों में बनते हैं। चलो तो अब शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, तो बेटा ये प्रोसेस आपको बतानी है कि कैसे चक्रवात का निर्माण होता है। सबसे पहली चीज, दो क्षेत्रों के बीच में ताप का अंतर, एक जगह कम दाब का क्षेत्र, एक जगह वायु बच्चों अधिक दाब का क्षेत्र। वायु में संवहन धारा उत्पन्न होगी। सिंपल एंड इजी अगेन कि हमारे पास में एक जगह कम दाब, दूसरी जगह बढ़ रहा है बच्चों अधिक दाब का क्षेत्र। फिर बच्चों वायु में संवहन धारा उत्पन्न होगी, नो डाउट कम दाब यानी कि वायु ऊपर जाएगी, तो ये गर्म वायु ऊपर, अधिक दाब के क्षेत्र से ठंडी हवाएं इसका जगह घेरने की कोशिश करेगी। फिर बच्चों गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे कि कम दाब का क्षेत्र बनता है। तो ये रही आप लोगों की गर्म वायु। अगेन गर्म वायु ऊपर, तो जिससे कम दाब का क्षेत्र बना,
अधिक दाब बच्चों क्या करेगा बच्चों, अब ठंडी वायु न्यून दाब की क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी। अधिक दाब का मतलब होता है बेटा ठंडी हवा, ठंडी वायु। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ठंडी वायु के कारण अधिक दाब का क्षेत्र बनता है। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होगी। अब बेटा ये गर्म वायु ऊपर उठेगी। अब बेटा ऊपर उठने के बाद ये क्या करती है, बादलों का निर्माण करती है। ये क्या करेगी बच्चा, बादलों का निर्माण करती है। और फिर बच्चों यह जलवाष्प संघनित होकर के बादल बनाएगी। मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। बादल में बड़ी जल की बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरेगी। ये बात भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि अब बेटा बादल धीरे 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 भारी होगी तो क्या होगा, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें इस तरीके से जमीन पर गिरना शुरू हो जाएगी। फिर बच्चों वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें, यानी कि ये गिरती हुई बूंदें और ऊपर उठती हुई वायु, यानी कि ये बेटा गर्म वायु जो कि ऊपर उठ रही है। सभी लोग ध्यान से देखो बच्चों, ये गर्म वायु जो कि ऊपर की ओर बार बार उठ रही है और ये गिरता हुआ पानी की बूंदें बेटा जब आपस में टकराती है बच्चों तो यहाँ पर पवन जो है वो उच्च वेग से गति करती है, जिसके कारण तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। और जब यहाँ पर ये झंझावात चक्रवात का रूप बच्चों धारण कर सकता है यदि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा और अलग अलग प्रकार से निर्मित हो जाता है। दैट्स इट बच्चों, इतना है सिर्फ चक्रवात में और कुछ भी नहीं है। इसको समझना थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को क्योंकि ये डायग्राम देख के बच्चे डर जाते हैं। कौन सा वाला आपको बताती हूँ, बच्चे जो है बेटा ये डायग्राम देख के डर जाते हैं, बोलते हैं मैम ये कौन सा डायग्राम है, हमको समझ में नहीं आता। बेटा ये वही डायग्राम है। आप लोग देख सकते हो कि नीचे जाती वायु, ऊपर उठती वायु बच्चों, और आपके पास में ये फैलते हुए बादल, ये सारा मिलकर के क्या करता है, एक चक्रवात का निर्माण करता है। सिंपल, बादल बनेंगे, बगरेंगे, गर्म वायु ऊपर उठेगी, ठंडी वायु जगह लेंगी। तो उसी चक्कर में क्या होता है बेटा, बहुत तेजी से एक भवंडर का निर्माण हो जाता है जो बादलों के साथ बनता है। और बच्चों फिर आप लोग देख सकते हो कि ये कहलाती है इसकी आई, जो बिल्कुल कम दाब का क्षेत्र होती, जो नेत्र होता है किसी भी भवंडर का, तो नेत्र जो है वो कम दाब वाला क्षेत्र होता है। और फिर आप लोग देखिए जरा इसको कि ये बेटा कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की होती है नेत्र, लेकिन जो फैला हुआ होता है वो 150 किलोमीटर तक के हमारा चक्रवात पूरा फैला होता है। 150 किलोमीटर काफी बड़ा होता है ना। अब बच्चों बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे चक्रवात के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हैं, ये नक्शा है, तो चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं और फिलीपींस जापान में टाइफून कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो बेटा, ये है हरिकेन, ये है आपका बच्चों एशिया, ये एशिया है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो हरिकेन जो है बेटा ये प्रशांत महासागर में आता है। तो यहाँ पे बच्चों ये चक्रवात अमेरिका में आता है। और जापान बच्चों आपका ये रहा, जापान है ना, जापान यहाँ का ये बेटा छोटा सा जापान है, शायद ये है, शायद ये या ये होगा, ऐसे ही कहीं जापान है। तो जापान में क्या होता है बेटा कि जापान में ये भी टाइफून के नाम से फेमस है। ठीक है, क्लियर। और हमारा बेटा ये रहा हिंद महासागर और ये रहा बच्चों भारत, थोड़ा सा इधर साइड आएगा है ना। तो भारत में आता है आप लोगों का बेटा जो चक्रवात होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा आते हैं ना। भारत में अगर सबसे ज़्यादा चक्रवात कहीं आते हैं तो वो आते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दैट्स इट। अब बच्चों एक और टॉपिक आता है भवंडर। भवंडर जो होते हैं जनरली ज़मीनी इलाकों में बनते हैं, जो हवा के बड़े बड़े बेटा क्या होते हैं, बड़े बड़े भवंडर होते हैं जो हवा के चक्रवात जैसे होते हैं। इसको आप लोग सिंपल भाषा में बोलो बेटा, जब हवा के साथ में धूल कण, मिट्टी, बहुत सारे अलग अलग पदार्थ इकट्ठा हो करके भवंडर का निर्माण करते हैं। वो भी सेम चक्रवात जैसा ही होता है, लेकिन बेटा चक्रवात जो है वो समुद्रों में बनता है और ये जमीनी इलाकों में, भारत में बहुत कम आते हैं। अब बच्चों एक चीज और छूट जाती है, वायु सूचक यंत्र, वायु दिक्सूचक। ये एक ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है, वायु का प्रवाह, वायु का वेग, वायु की दिशाओं को बताता है। ये आप देख सकते हो, ये अपनी एक अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है और ये बच्चों घूमते रहता है। ये वायु का दिशा बताता है कि किस दिशा में वायु हमारी घूमने वाली है। तो वायु की दिशा को बताना है ना, वायु की दिशा, वायु का प्रवाह है ना, यह बताने वाला होता है आप लोगों का दिक्सूचक यंत्र।
और फिर बच्चों अब आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवात से विनाश क्या क्या हो सकता है। आपको खुद को पता है कि चक्रवात आता है तो भाई बिजली के खंभे उखड़ जाएंगे, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, घर उखड़ जाते हैं, कई सारे लोग बेघर हो जाते हैं, भयंकर तबाही होती है, सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो तबाह हो जाते हैं, बड़े बड़े पुल ब्रिज है ना, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज, सब कुछ तबाह हो जाता है। बेटा आप लोग सभी देख सकते हो ये सारी के सारे पॉइंट्स आप लोग कह सकते हो चक्रवात से विनाश के अंतर्गत लिखे जा सकते हैं। एंड फिर बच्चों आगे आता है कि चक्रवात से बचाव के उपचार क्या होते हैं। चूंकि बच्चों चक्रवात मेनली तटीय इलाके, तट यानी कि जो समुद्र के बिल्कुल पास में होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा आते हैं। और भारत में अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा आते हैं आपके बंगाल की खाड़ी वाले इलाकों में, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है ना, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या आते हैं तूफान और चक्रवात जनरेट होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप तटीय इलाकों में हैं तो पहले वहां से हट जाइए। अगर मान लो तूफान और तड़ित झंझा फिर भी आपका आ ही जाता है तो बेटा ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर वो ओपन एरिया ना हो। घरों के अंदर अगर आप स्टे करते हो, शरण लेते हो, तो टेबल या मजबूत किसी चीज के नीचे अपने आप को क्या करना है, शरण लेनी पड़ेगी। एंड फिर बच्चों आप लोग देख सकते हो घरों की प्रॉपर मरम्मत करवाना है आपको। कांच की खिड़कियों पर मतलब जो भी बेटा हमारी जो जब तड़ित और झंझा आता है तो जो कांच की खिड़कियां होती है बेटा उनमें क्या होता है, कई बार दरारें आ जाती है। तो आपको पहली बात कांच की जो खिड़कियां है उनको लकड़ी के जो भी फ्रेम होते हैं उनमें प्रॉपर फिक्स करना है। रेडियो से जुड़े रहे, मतलब आपका ये बेटा कि आपको न्यूज़ चैनल से बहुत सारी खबरें मिल सकती है, क्योंकि अगर कहीं पर तड़ित या झंझा आने वाला होता है तो वहाँ के लोगों को क्या करते हैं आजकल विस्थापित कर देते हैं। आपने सुना होगा कि उड़ीसा के ऊपर जब आने वाला था तूफान इस बार, तो बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया गया बच्चों, उस जगह से शिफ्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि तूफान को आने में कुछ टाइम लगता है, अगर मान लो 24-25 घंटे भी लगते हैं तो बच्चा आपके पास में टाइम है उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाने का, और सरकार इसमें आपकी मदद करती है ना। फ्लैश लाइट, लालटेन जैसे कुछ चीजें अपने पास में रखना जरूरी है। और अगर आप मछुआरे हैं तो बेटा समुद्रों से आपको क्या करना है, बिल्कुल दूर रहना है। पौधे के आसपास, घरों में, बिजली के तार खंबे इनके पास में बिल्कुल खड़े नहीं रहे, क्योंकि आपको करंट लग सकता है, पेड़ आप पे गिर सकता है ना। अगर बच्चों फसलें, आपको लगता है कि फसलें आपकी पक चुकी है, आधी पक चुकी है, तो बच्चों आपकी फसलें नुकसान ना हो जाए तो आप उनका कटाई करके उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। एंड बच्चों पशुओं को पहली बात, जब भी तूफान बाढ़ जैसी चीजें होती है पशुओं को खुला छोड़ दे बेटा। पशु जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाना जानते हैं, तो प्लीज उनको खुला छोड़ दीजिए, बांध करके मत रखिएगा। दूसरी चीज बच्चों, आप कहीं बारी क्या होता है बहुत सारी अफवाहें उड़ जाती है, और अफवाहों से बचे, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, दिमाग से सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके चक्रवात से बचाव के उपचार। अब बच्चों आप लोगों के लिए एक चीज बची हुई है, वायु दाब के एक्सपेरिमेंट, है ना। अब बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल की जो सीरीज है वो ऑन करने वाले हैं। आप सभी को पता है हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं। हम लोगों ने बॉटल कैप प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमने बलून वाला प्रैक्टिकल किया हुआ है, हम लोगों ने बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें वायु दाब का मेनली यूज हुआ है। तो अब बच्चों सभी के सभी जो प्रयोग हम लोगों ने किए हैं, जो साइंस के एक्सपेरिमेंट से बच्चा, तो इन सारे के सारे प्रयोगों पर आधारित बच्चों अब आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास बोले या नेक्स्ट शॉर्ट बोले आपके बेटा, वो उसके ऊपर रहेगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे बच्चों एयर प्रेशर, बाकी सारी चीज़ों के लिए, या जो भी आप लोग जादू आप अपने दिमाग में सोचते हो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आपका आज का लेक्चर होता है खत्म। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।